सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज के हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश दिवस पर नगर में हुए विविध आयोजन। सुंदरपुर स्थित महिला पॉलिटेक्निक में भी आयोजित किया दीक्षांत समारोह। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की मनाई गई 102वीं जयंती। सेंट्रल जेल रोड स्थित कुंज विहार कॉलोनी स्थित एक मकान में चल रहे कथित देह व्यापार के अड्डे का खुलासा। संचालिका के साथ 3 युवती और 1 युवक गिरफ्तार। और नवान्न प्राण के साथ ज्ञानवापी मुक्ति का संकल्प। मां श्रृंगार गौरी पूजन से राम कथा का हुआ शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शनिवार को भव्य समारोह का आयोजन किया गया। संस्कृत विद्यालय में शनिवार को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश एक साधारण प्रदेश नहीं है। यहाँ कृष्ण का प्रेम और भगवान श्री राम की मर्यादा है। यहीं पर काशी में मोक्ष देने वाली मुक्ति धाम है। अद्भुत प्रदेश है। आज ही के दिन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को भारत गणराज्य का एक राज्य घोषित किया गया था। इस प्रदेश में स्थित काशी में 1791 में स्थापित संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो कि अति प्राचीन है। यह भारतीय संस्कृति का निर्वहन करने वाली अति प्राचीन संस्था है। यह प्रदेश लघु भारत है, जहाँ माँ गंगा की अविरल धारा, माँ यमुना का प्रवाह तथा माँ सरस्वती जी की गुप्त धारा प्रवाहित है। यह धरती सामान्य धरती नहीं है। आज हम संकल्प लें कि इस प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए मिलकर काम करें। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता और गीत प्रतियोगिता आयोजित की गई। भाषण प्रतियोगिता में उत्तम प्रदेश, अग्रिम प्रदेश विषय पर प्रतिभागियों ने सहभाग किया, जिसमें विजेताओं में क्रमशः प्रथम मयंक कुमार, द्वितीय आयुष शर्मा, तृतीय अतुल पांडे और सांत्वना पुरस्कार अभिषेक पांडे को दिया गया। गीत प्रतियोगिता में क्रमशः पंकज डिमरी और विशाल उपाध्याय प्रथम स्थान, निशांत शुक्ल द्वितीय स्थान, शिवम शुक्ल तृतीय स्थान और अक्षयदीप को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक विज्ञान विभाग अध्यक्ष एवं छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र ने किया। 20 जनवरी 2026 है और आज ही के दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 1950 में, और यह 2017 से एक परंपरा कायम हुई है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाते हैं। और उसके अंतर्गत शासन के निर्देश पर आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही छात्र छात्राओं। कलेक्ट्रेट परिसर में सेंट्रल बार एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। सेंट्रल बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव संपन्न होने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में भव्य समारोह आयोजित कर नए चुने गए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। न्यायमूर्ति इलाहाबाद मनीष निगम ने अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम, महामंत्री आशीष कुमार सिंह सहित सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करने वालों में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य हरिशंकर सिंह और बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार शिव पूजन सिंह गौतम, अशोक सिंह दाढ़ी, अशोक सिंह प्रिंस के साथ विधिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष मिराज फारूकी जुग्गन, राम प्रवेश सिंह, घनश्याम पटेल ने संबोधित किया। मुख्य अतिथि को माल्यार्पण करने वालों में कृपा शंकर सिंह, जयप्रकाश सिंह, संजय कुमार सिंह, सुबोध सिंह, रंजन मिश्रा, सत्येंद्र सिंह, विनय सिंह पिंटो, संजय सिंह शेरू, शैलेंद्र सिंह बबलू, महेंद्र मिंटो, सतीश सिंह ने स्वागत किया। अध्यक्ष और महामंत्री ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति डीसी सावंत को उनके क्रिकेट के खेल में दिए गए योगदान पर भी सम्मानित किया गया। जिला जज संजीव शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि बिना बार बेंच के समन्वय के न्यायालय में कार्य नहीं हो सकता। कार्य अच्छा चल रहा है। इस कार्यकारिणी से बहुत उम्मीद है कि आने वाले समय में बेहतर कार्य करेंगे। समारोह की अध्यक्षता प्रेम प्रकाश गौतम और संचालन महामंत्री आशीष कुमार सिंह ने किया। कुंज विहार कॉलोनी के एक मकान में शनिवार दोपहर कथित देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कैंट थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल रोड स्थित कुंज विहार कॉलोनी में एक आवासीय मकान से चल रहे कथित देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस ने शनिवार दोपहर बड़ी कार्रवाई की। इस जोरदार छापेमारी का नेतृत्व स्वयं कैंट थाना प्रभारी शिवकांत मिश्रा ने किया, जिसमें एसओजी 2 के प्रभारी अभिषेक पांडे और उनकी टीम भी शामिल रही। पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से मिली सूचना और कई दिनों की गुप्त निगरानी के बाद कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर कई युवतियों और युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने यहां से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की, जिसकी जांच जारी है। थाना प्रभारी शिवकांत मिश्रा ने बताया कि इलाके में मिली शिकायतों के आधार पर निगरानी की जा रही थी। सही समय पर कार्रवाई कर इस अवैध गतिविधि को रोका गया। हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उन सभी के लिए चेतावनी है जो शहर के बेहतर इलाकों का दुरुपयोग ऐसे अवैध कारोबार के लिए करते हैं। पुलिस ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। इस घटना ने कुंज विहार जैसे शांत और संपन्न इलाके में स्थानीय निवासियों में खलबली मचा दी है। लोग पुलिस की त्वरित कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं और आसपास के अन्य संदिग्ध स्थानों पर भी सतर्कता बरतने की मांग कर रहे हैं। अभी तक गिरफ्तार लोगों की संख्या और पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस नेटवर्क के फाइनेंसरों और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश में जुटी है। कुंज विहार कॉलोनी में एक अवैध देह व्यापार का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है एक मकान में। तो उस पर SOG 2 और कैंट पुलिस टीम के द्वारा एक संयुक्त रूप से दबिश दी गई और दबिश के दौरान यहाँ पर जो है 4 महिलाएं और 1 ग्राहक जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से एक महिला का संचालिका होना बताया जा रहा है और मौके से भारी मात्रा में जो है जो आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। सर लगभग ये रैकेट जो है कब से चल रहा था, कैसे? अब इसके बारे में तो जानकारी की जानी है, तफ्तीश की जाएगी। सर उसमें एक प्रेस की गाड़ी भी है जो 4 पहिया है, उस प्रेस लिखा हुआ है, क्या उसमें भी कोई ऐसा आरोपी शामिल है? अभी उसके बारे में जानकारी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर संचालिका जिनका होना बताया जा रहा है, इसके अलावा कौन संचालक है, कौन ओनर है, इसके बारे में दौरान इन्वेस्टिगेशन सारा। माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में 9 दिवसीय नवान्न पारायण रामकथा का शुभारंभ मां श्रृंगार गौरी के पूजन के साथ हुआ। काशी विश्वनाथ धाम में शनिवार को धार्मिक आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। मध्य शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से 9 दिवसीय नवान्न पारायण रामकथा का विधिवत शुभारंभ मां श्रृंगार गौरी के पूजन के साथ हुआ। इस अवसर पर साधु संतों की उपस्थिति में हर हर महादेव के जयकारों से पूरा धाम गूंज उठा। इस दौरान स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर अरुणदास, आचार्य सूर्यलाल शास्त्री, महंत देवेशाचार्य, हनुमानगढ़ी, देवेंद्र पाठक, संजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वामी जितेंद्रानंद ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर को इतिहास में 7 बार ध्वस्त किया गया, जिनमें 19 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के आदेश में हुआ विध्वंस सबसे क्रूर था। उस समय काशी के वैदिक ब्राह्मणों ने संकल्प लिया कि यदि भौतिक प्रमाण नष्ट भी हो जाए तब भी मंदिर की परंपरा और स्मृतियों को जीवित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी संकल्प के तहत श्रृंगार गौरी का विशेष स्वरूप का पूजन कर काशी विश्वनाथ को रामकथा सुनाने की परंपरा प्रारंभ की गई, जो 1965 तक बिना किसी बाधा के प्रतिवर्ष चलती रही। वर्ष 1965 में नगर निगम के गठन के बाद SDM की अनुमति से इस परंपरा को विधिवत कानूनी मान्यता मिली और तब से यह कथा आधिकारिक रूप से आयोजित की जा रही है। स्वामी जितेंद्रानंद के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी से पूर्णिमा तक चलने वाले इन 9 दिनों में नवान्न पारायण किया जाता है। प्रथम और अंतिम दिन मां श्रृंगार गौरी का विधिवत पूजन किया जाता है। दर्शन पूजन अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1771 में निर्मित वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर में संपन्न होते हैं। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ से यह कामना की गई कि ज्ञानवापी परिसर आताइयों के प्रभाव से मुक्त हो और वहां पुनः काशी विश्वेश्वर महादेव का भव्य और दिव्य ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पूर्ण गरिमा के साथ स्थापित हो। माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर के पूर्णिमा तक ये 9 दिन यह कथा चलेगी। आज मां श्रृंगार गौरी का विधिवत पूजन करके बाबा विश्वनाथ से यह कामना की गई है कि ज्ञानवापी का यह परिसर आतताइयों से मुक्त हो और यहाँ पे पुनः भव्य दिव्य बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वेश्वर महादेव स्थापित हो। इसी भावना के साथ 9 दिनों का नवाह पारायण, प्रथम दिन और अंतिम दिन विधिवत मां श्रृंगार गौरी का पूजन पुनश्च अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा 1771 में निर्मित बाबा विश्वनाथ के वर्तमान मंदिर में दर्शन पूजन करके यह कथा आज से प्रारंभ हुई है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती पर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए समारोह का आयोजन किया गया। बिहार के करोड़ों शोषितों के हक के लिए लाखों निरीह नंगे बच्चों की कमीज और स्लेट के लिए आंखों में यंत्रणा का जंगल समेटे भटकती आदिवासी महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए, बेसहारा किसानों की जमीन के लिए, फूस के मकानों पर उम्मीद की छप्पर लिए, हाँफती सांसों वाले लोगों की जीत के लिए, लोहिया और अंबेडकर के सफेद हो चुके सपनों को सतरंगा रंग देने वाले संघर्ष का नाम कर्पूरी ठाकुर है। यह उद्गार कर्पूरी पार्क कचहरी वाराणसी स्थित कर्पूरी प्रतिमा स्थल पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा वाराणसी के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महान कर्मयोगी राजनीतिक शिक्षक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के संघर्षों, विचारों, आदर्शों व समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति उनके योगदान को हम हर वर्ष उनकी जयंती के रूप में याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं।
विशिष्ट अतिथि बालकृष्ण पटेल, पूर्व अध्यक्ष प्रधान संघ चिरई गांव, ने कहा कि बेदाग छवि कर्पूरी ठाकुर जी आज़ादी से 2 बार और आज़ादी मिलने के बाद कई बार जेल गए। वास्तविकता में कर्पूरी ठाकुर समाजवादी राजनीति के बड़े नेता रहे हैं। उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को महिला पॉलिटेक्निक संस्था में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। शनिवार को महिला पॉलिटेक्निक संस्था में उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में विगत वर्ष की उत्तीर्ण छात्राओं के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सौरभ श्रीवास्तव विधायक विधानसभा क्षेत्र कैंट थे। समारोह में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त छात्राओं को मेडल तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, फैशन डिज़ाइन, गारमेंट टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिज़ाइन की छात्राओं द्वारा मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि को बहुत ही प्रभावित किया। मुख्य अतिथि ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वह अपना विकसित राष्ट्र हेतु सक्रिय योगदान दें तथा इस हेतु छात्राओं को शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव पर नाटक प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुधीर कुमार सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर उमेश चंद सोनकर ने किया। कार्यक्रम में आशिफ जैदी, अल्पना शर्मा, रितिमा त्रिपाठी, शिव कुमार, प्रफुल्ल रंजन, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, अतुल रंजन, दिवाकर झा, रजनीकांत तिवारी, प्रदीप कुमार तथा अशोक कुमार एवं अन्य संस्था के स्टाफ उपस्थित रहे। मेडल प्राप्त करने वाली छात्राओं में अंजलि बिंद फैशन डिजाइनिंग, रिया चौहान इलेक्ट्रॉनिक्स, कुमारी पूर्णिमा वर्मा टेक्सटाइल डिजाइन, खुशी कुमारी आईटी और आकृति सिंह आईटी रहीं। बच्चों के द्वारा प्रोग्राम आयोजित एक्चुअल नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या कहते हैं, संस्था की तरफ से जो पास आउट बच्चे हैं उनको डिप्लोमा और उनके मार्कशीट का वितरण किया जाना है और उसके साथ साथ बच्चों को प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पास आउट सभी बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा और डिप्लोमा दिया जाएगा। आपके मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो प्रदेश के बच्चे हैं या हमारे बनारस के बच्चे हैं उनको और उनके गार्जियन को इस बात का अवगत कराया जाए कि पॉलिटेक्निक की पढ़ाई अभी भी यूपी में सबसे सस्ती है। और यहाँ पे एक ख़ास बात ये भी है कि जो हमारे जनरल BC SC जो EWS के जनरल के बच्चे हैं और जो नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे बैकवर्ड के हैं या जिनके माता पिता सर्विस नहीं कर रहे हैं उनको सभी को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है और लगभग उनकी फीस वापस हो जाती है। अमरनाथ यात्रा में चंदनवाड़ी में सेवा शिविर लगाने वाली संस्था बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति के रजत जयंती पर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा ने सेवादारों को सम्मानित किया। अमरनाथ यात्रियों को जल्द ही रोपवे की सुविधा भी मिलेगी। बालटाल से अमरनाथ तक इसका प्रस्ताव किया गया है। यह बातें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कही। वह शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा के दौरान चंदनवाड़ी में सेवा शिविर लगाने वाली संस्था बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति के रजत जयंती पर सेवादारों का सम्मान करने मामूरगंज स्थित शुभम लॉन पहुंचे थे। बतौर मुख्य अतिथि मनोज सिन्हा ने कहा कि रोपवे निर्माण के संबंध में प्रधानमंत्री के सलाहकारों के साथ 2 दौर की बैठक में इस प्रोजेक्ट का खाका खींचा जा चुका है। श्री सिन्हा ने आगे कहा कि बाबा विश्वनाथ सेवा समिति ने सेवा के क्षेत्र में बड़ा कार्य किया है। विशिष्ट अतिथि मेयर अशोक तिवारी, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के VC प्रोफेसर DC राय, उद्यमी शांतिलाल जैन, भोलानाथ गुप्ता, विवेक श्रीवास्तव रहे। स्वागत समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह बंटी और संचालन संजीव सिंह बिल्लू ने किया। इन 25 वर्षों में आप सब ने न केवल यात्रियों की सहायता की है बल्कि यह अनुभव भी कराया है कि सेवा ही सच्चा धर्म होता है और करुणा ही सच्ची भक्ति होती है। मुझे बताया गया है कि सन 2025 सेवादारों के 45 दिन तन मन धन से बाबा की सेवा कर रहे। मां गंगा में चलने वाली डीजल मोटर बोटों के चलते गंगा के पानी और आसपास के वातावरण में प्रदूषण हो जाने से चिंता का विषय बना हुआ है। काशी की जीवन रेखा मां गंगा इन दिनों एक नए तरह के प्रदूषण की चपेट में है। गंगा में चलने वाली मोटर बोटें अब श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा से ज़्यादा पर्यावरण के लिए खतरा बनती जा रही हैं। वर्तमान समय में लगभग 90% मोटर बोटें डीजल इंजन से चालित हो रही हैं, जो लगातार जहरीला धुआं उगलकर गंगा तट के वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं। सुबह से शाम तक दशाश्वमेध, 80, राजघाट, केदार घाट, तुलसी घाट सहित प्रमुख घाटों पर सैकड़ों की संख्या में मोटर बोटें चलती नजर आ रही हैं। एक घाट से दूसरे घाट तक चलने वाली ये नावें काले और गाढ़े धुएं के गुबार छोड़ती हैं, जिससे कई बार सामने का दृश्य तक साफ दिखाई नहीं देता। घाटों पर सांस लेना मुश्किल हुआ है।
स्थानीय लोगों और नाविकों का कहना है कि डीजल बोटों से निकलने वाला धुआं आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और सिरदर्द जैसी समस्याएं पैदा कर रहा है। घाटों पर टहलने वाले श्रद्धालु पर्यटक भी इस प्रदूषण से परेशान नजर आते हैं। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि सुबह से शाम तक धुआं फैलता रहता है। कई बार तो घाट पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा समय समय पर डीजल बोटों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कुछ बोटों पर जुर्माना लगाया जाता है तो कई संचालन पर रोक भी लगाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद बोट संचालक कार्रवाई से बचने के रास्ते निकालकर दोबारा डीजल बोट चलाने लगते हैं। सूत्रों के माने तो कई बार जांच अभियान की जानकारी पहले ही बोट संचालकों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वे अस्थायी रूप से संचालन बंद कर देते हैं और अभियान समाप्त होते ही फिर से डीजल इंजन वाली नावें गंगा में उतार दी जाती हैं। जल और वायु दोनों हो रहे प्रदूषित। विशेषज्ञों का कहना है कि डीजल बोटों से निकलने वाला धुआं न केवल वायु प्रदूषण बढ़ा रहा है बल्कि इंजन से रिसने वाला तेल और ईंधन गंगा के जल को भी दूषित कर रहा है। इससे जलीय जीव जंतुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि डीजल बोटों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर इलेक्ट्रिक या सीएनजी चालित बोटों को बढ़ावा दिया जाए ताकि गंगा की पवित्रता और घाटों का वातावरण सुरक्षित रह सके। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की नाराजगी। काशी आने वाले श्रद्धालु जहां तक मां गंगा के दर्शन और शांति की अनुभूति के लिए घाटों पर पहुंचते हैं, वहीं डीजल बोटों से उठता धुआं उनके अनुभव को खराब कर रहा है। कई पर्यटकों ने इसे आध्यात्मिक नगरी के लिए शर्मनाक स्थिति बताया। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक ठोस और स्थायी कदम उठाता है ताकि मां गंगा को प्रदूषण से बचाया जा सके और काशी की आध्यात्मिक गरिमा बनी रहे। सब्जियों में संकर बीज उत्पादन के सिद्धांत एवं तकनीकें विषय पर आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में सब्जियों में संकर बीज उत्पादन के सिद्धांत एवं तकनीकों विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 19 जनवरी से 23 जनवरी तक किया गया। शुक्रवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। सब्जियों में संकर बीज उत्पादन के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के 6 राज्यों तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं कर्नाटक तथा संघीय राज्य जम्मू एवं कश्मीर से 22 तकनीकी अधिकारी एवं वैज्ञानिक जो कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के विभिन्न संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों से भाग लिए। संस्थान निदेशक डॉक्टर नागेंद्र राय ने संस्थान की गतिविधियों के बारे में बताने के साथ साथ बदलते जलवायु में सब्जियों के संकर बीज उत्पादन के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही संस्थान में सब्जियों के संकर बीज उत्पादन के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान कार्यों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों ने संकर बीज उत्पादन एवं प्रशिक्षण से संबंधित अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अर्चना सान्याल एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आशुतोष राय ने किया। इस अवसर पर संस्था के तीनों विभागाध्यक्ष, परियोजना समन्वयक, समस्त वैज्ञानिक अधिकारियों कर्मचारी उपस्थित थे। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ और वाराणसी के चक्रपाणी कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने साथ मिलकर ऑन्कोलॉजी की ओपीडी सेवाएं शुरू की हैं। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने वाराणसी के चक्रपाणी कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर विशेष ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। इन ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर साकेत पांडे की उपस्थिति में किया गया। डॉक्टर साकेत पांडे हर महीने के दूसरे शनिवार को 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चक्रपाणी कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शिवदासपुर वाराणसी में उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान वे मरीजों की प्राथमिक जांच और फॉलोअप परामर्श देंगे। इन ओपीडी सेवाओं की शुरुआत का उद्देश्य कैंसर मरीजों को उनके घर के नज़दीक उन्नत और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है ताकि समय पर और प्रभावी इलाज हो सके। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर साकेत पांडे ने कहा कि जानकारी की कमी के कारण लोग अक्सर शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। बीमारी बढ़ने पर ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। लोगों को बचाव के तरीकों, जीवन शैली में बदलाव और सेल्फ एग्जामिनेशन के महत्व के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। मिनिमली इन्वेसिव और रोबोटिक असिस्टेड तकनीकों जैसी आधुनिक सुविधाओं के कारण आज की सर्जरी ज़्यादा सटीक, जल्दी ठीक होने वाली और बेहतर परिणाम देने वाली हो गई है। समय पर स्क्रीनिंग से शुरुआती चरण में कैंसर की पहचान बहुत अहम है, क्योंकि इस अवस्था में सर्जरी से बेहतर लाभ मिलता है और मरीज के जीवन का स्तर भी सुधरता है। लेकिन सबसे जरूरी है कि समय पर जांच, जो सब कुछ बदल सकती है। आज से हम एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की ओपीडी भी लॉन्च करना चाहते हैं वाराणसी में, ताकि यहाँ के लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। ये दोनों हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। भारत सरकार की महत्वपूर्ण एलिम्को योजना के अंतर्गत महामनापुरी कॉलोनी में वरिष्ठ नागरिकों के बीच निःशुल्क सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत
ALIMCO द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन बुजुर्गों को दिया जा रहा है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है और जिनके पास आधार कार्ड उपलब्ध हैं। 24 जनवरी शनिवार को करौंदी क्षेत्र स्थित महामनापुरी कॉलोनी में पार्षद जनसंपर्क कार्यालय पर उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर उत्तम ओझा, प्रदेश संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं इस आयोजन की अगुवाई श्याम भूषण शर्मा पिंटू, पार्षद वार्ड संख्या 33 करौंदी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मृत्युंजय सिंह उर्फ बब्बू, अनिल सिंह, सुरेंद्र प्रजापति, धीरेन्द्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, अभिषेक तिवारी, सुपरवाइजर मनोज पटेल आदि लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों को चलने फिरने और दैनिक जीवन में सहायक उपकरण प्रदान किए गए, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर जीवन जीने में सहायता मिलेगी। 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग होते हैं उनको हम सहायक उपकरण देते हैं। यह 35,000 रुपये तक का उपकरण होता है, जिसमें कमोड व्हील चेयर, सामान्य व्हील चेयर, वॉकर, छड़ी, नी कैप, घुटने का सर्वाइकल कॉलर देते हैं और दिव्यांगजनों को उपकरण देने का काम करते हैं। हमारे माननीय सभासद श्याम भूषण शर्मा जी ने संकल्प लिया है कि वार्ड नंबर 33 में एक भी व्यक्ति ऐसा दिव्यांग और बुजुर्ग नहीं बचेगा जिसको हम सरकार की योजना का लाभ नहीं दे पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यह योजना संचालित है और मुझे खुशी है कि यहाँ के बुजुर्ग और दिव्यांग कह रहे हैं कि मुझे पहली बार यह मिला है। मैं माननीय सभासद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 50 लोगों को सभी प्रकार के सहायक उपकरण बांटे जा रहे हैं जिसको ज़रूरत है जिस चीज़ की। उस तरह की जांच शिविर लगा था पिछले हफ्ते में। जांच के बाद जो लोग जिस चीज़ के योग्य पाए गए हैं उनका वितरण आज कराया जा रहा है। कैसे आप लोगों को चिन्हित किए हैं कि इन लोगों को ज़रूरत है? पत्रों का चयन SRC की टीम लगी हुई थी, डॉक्टर आए थे, आज भी आए हुए हैं। उन लोगों ने जांच की, जिसको जो समस्या थी 60 वर्ष से ऊपर के दिव्यांगजन जो गरीब हैं उनके लिए ये योजना लागू है। घाट संध्या कार्यक्रम में बरेली से पधारी युवा कलाकार वैष्णवी गुप्ता का भावपूर्ण कथक नृत्य हुआ। 7 वार 9 त्योहार की अद्भुत नगरी काशी में विद्या, बुद्धि, ज्ञान के अधिष्ठात्री मां सरस्वती की साधना और प्रकृति प्रेम को समर्पित पावन बसंत पंचमी महापर्व के शुभ अवसर पर मां गंगा के पावन तट पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक की अद्भुत प्रस्तुति की गई। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में बरेली से पधारी युवा कलाकार वैष्णवी गुप्ता ने कथक नृत्य का शुभारंभ प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश की स्तुति, तत्पश्चात पारंपरिक कथक 3 ताल एवं समापन रंगी साड़ी गुलाबी चुनरिया से किया। कलाकार ने पदलय, ताल, अंग संचालन, घुघरुओं के झनकार से मुक्ताकाशीय घाट संध्या के मंच को झनकृत कर उपस्थित श्रोताओं के हृदय को भावविभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर जया टंडन ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में मध्य प्रदेश के कटनी की नंदिनी स्वर्णकार का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी में मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कटनी की नंदिनी स्वर्णकार के कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम सरस्वती वंदना से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात पारंपरिक कथक नृत्य और अंत में शिव कथा पर नृत्य प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। आनंद चंदोला खेल महोत्सव के अंतर्गत बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रशांत मोहन और रविकर दुबे की जोड़ी ने युगल खिताब जीता। प्रशांत मोहन और रविकर दुबे की जोड़ी ने चंदन रूपानी और रोहित चतुर्वेदी को 11-8, 11-7 से हराकर 38वीं दीनानाथ गुप्त स्मृति मीडिया बैडमिंटन युगल खिताब जीता। पहले सेमीफाइनल में चंदन रूपानी और रोहित चतुर्वेदी की जोड़ी ने चंद्रप्रकाश और संदीप गुप्ता को 11-9, 11-6 से हराया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में रविकर दुबे और प्रशांत मोहन ने पंकज त्रिपाठी और विनय शंकर सिंह को 11-8, 11-7 से पराजित किया। आनंद चंदोला खेल महोत्सव के तहत काशी पत्रकार संघ संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वावधान में आयोजित मीडिया कैरम प्रतियोगिता के एकल मुकाबले में संदीप गुप्ता ने पंकज त्रिपाठी को 11-3, 11-5 से पराजित कर खिताब जीता।
ईश्वरचंद्र सिन्हा बहुउद्देशीय सभागार में खेले गए विश्वनाथ सिंह दद्दू स्मृति टेबल टेनिस एकल मुकाबले में चंदन रूपानी ने चंद्रप्रकाश को 11-7, 11-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इससे पहले टेबल टेनिस सेमीफाइनल में चंद्रप्रकाश ने प्रशांत मोहन को 23-21 व दूसरे सेमीफाइनल में चंदन रूपानी ने संदीप गुप्ता को 21-17 से पराजित किया। शतरंज के मुकाबले में संतोष चौरसिया ने 5वें चक्र में 5 अंक अर्जित कर शीर्ष स्थान पर रहे, वहीं शंकर चतुर्वेदी 4 अंक के साथ द्वितीय स्थान पर रहे। संदीप गुप्ता, चंदन रूपानी, पंकज त्रिपाठी, अरुण मालवीय ने 3-3 अंक प्रोग्रेसिव अंक के आधार पर अर्जित कर शीर्ष 6 में स्थान हासिल किया। कैरम के अंतर्राष्ट्रीय रेफरी रमेश वर्मा की देखरेख में अश्विनी चक्रवाल, संदीप यादव, जमुनाधर गुप्ता और शोएब रजा निर्णायक का काम किए। शतरंज में दिनेश दत्त पाठक और अशोक पांडे निर्णायक थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।